अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप सो यू ऑल आर डूइंग वेल। आज का हमारा टॉपिक है नेचर ऑफ बॉन्डिंग एंड प्रॉपर्टीज अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस। ये हमारा चैप्टर नंबर 3 था, जिसका हम आज लास्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। इन आयनिक कंपाउंड द ऑपोजिटली चार्ज आयंस आर हेल्ड टुगेदर बाय स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। आयनिक कंपाउंड्स में क्या होता है, जो ऑपोजिटली चार्ज आयन होते हैं उन्हें स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के साथ आपस में हेल्ड किया जाता है क्रिस्टल लैटिस के फॉर्म में। जिस तरह हमने आयनिक कंपाउंड सोडियम क्लोराइड देखा था, उसका क्रिस्टल लैटिस हमने स्ट्रक्चर लास्ट में देखा था टॉपिक के। उसमें क्या था, हमारे पास अगर एक सोडियम का आयन है, Na पॉजिटिव है, तो उसके ऊपर Cl नेगेटिव उसके साथ अटैच होंगे, लेफ्ट से, राइट से, अबव, बिलो, अप, डाउन, हर साइड से जो है वो क्लोरीन के आयंस आके उसके साथ अटैच होंगे, तो उसके साथ क्रिस्टल लैटिस फॉर्म में एक सीरीज में एक स्ट्रक्चर बनाएगा जो उसी तरह वो रिपीट होता जाएगा। सिंस द आयंस आर रिजिड, जिसकी वजह से आयंस क्या होते हैं, रिजिड होते हैं आयनिक कंपाउंड में, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स स्ट्रॉन्ग हुई, आयंस क्या हो गए, रिजिड हो गए। जब आयंस रिजिड होंगे तो वो किस फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे, हमारे पास सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे, और जब सॉलिड फॉर्म है तो मेल्टिंग पॉइंट तो हाई होना ही होना है। सिंस आयंस आर स्फेरिकल, आयंस क्या वो कह रहे हैं कि वो स्फेरिकल होते हैं एंड ऑपोजिटली चार्ज, और उनके ऊपर ऑपोजिट चार्ज होते हैं। जिस तरह हमारे पास सोडियम क्लोराइड का एक कंपाउंड है आयनिक, तो उसमें Na के ऊपर पॉजिटिव चार्ज और क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। दे कैन सराउंड ईच अदर फ्रॉम ऑल साइड्स, वो एक दूसरे को हर साइड से सराउंड कर सकते हैं। हमने यहाँ पे क्रिस्टल लैटिस पढ़ा था NaCl का, तो इसमें क्या है, ये सोडियम हमारे पास स्फेरिकल शेप में है, इसको क्लोरीन हर साइड से आके सराउंड कर रहा है। यहाँ से ऊपर से भी है, नीचे से भी आके अटैच हुआ है, इस साइड से भी, इस साइड से भी, इस कॉर्नर से, हर साइड से जो आके क्लोरीन सोडियम के साथ अटैच हो गया। तो इस तरह एक रिपीटिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे जिसको हम कहते हैं ये क्रिस्टल लैटिस स्ट्रक्चर है। सिंस आयंस आर स्फेरिकल एंड अपोजिटली चार्ज, दे कैन सराउंड ईच अदर फ्रॉम ऑल साइड, वो हर तरफ से एक दूसरे को सराउंड करते हैं। आयनिक कंपाउंड्स आर नॉन डायरेक्शनल, वो क्या होते हैं, नॉन डायरेक्शनल ही हो गए ना, कि वो हर साइड से तो आके अब अटैच हो रही है, उनकी कोई डायरेक्शन तो ना रही। दिस अरेंजमेंट ऑफ आयंस इज कॉल्ड क्रिस्टल लैटिस। आयंस की इस अरेंजमेंट को हम कहते हैं कि ये क्रिस्टल लैटिस अरेंजमेंट। इफ एन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ऑन द क्रिस्टल लैटिस के ऊपर अगर हम कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हैं, इट शोज दैट आयनिक सॉलिड्स आर हाईली ब्रिटल, जिसकी वजह से आयनिक सॉलिड्स जो है वो टूट जाते हैं। ब्रिटल का मतलब होता है कि कोई भी चीज सॉलिड फॉर्म में है लेकिन वो ब्रेकेबल है, हम उसको तोड़ सकते हैं, वो इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होती कि वो टूटे नहीं, वो टूट जाती है। ब्रिटल का मतलब ये है कि ये ब्रेकेबल होते हैं सॉलिड्स। इन द सॉलिड फॉर्म आयनिक कंपाउंड्स डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज आयंस आर टाइटली हेल्ड एंड कैन नॉट मूव। आयनिक कंपाउंड्स जब सॉलिड फॉर्म में होते हैं तो वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते। क्यों नहीं करते, क्योंकि वो टाइटली हेल्ड होते हैं। इलेक्ट्रिसिटी तो तभी कंडक्ट होगी ना जब आयंस फ्रीली मूव कर रहे होंगे, तो जब वो एक जगह पे बाउंड हैं, जुड़े हुए एक साथ, वो मूव नहीं कर रहे, तो वो इलेक्ट्रिसिटी को कैसे पास करवाएंगे अपने दरमियान से। हाउएवर इन द मोल्टन स्टेट, हाँ जब ये मोल्टन स्टेट में होते हैं, आयंस गेट फ्री, आयंस फ्री हो जाते हैं और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टिविटी शुरू हो जाती है। तो आयनिक सॉलिड्स वाटर में सोल्यूबल होते हैं। वाटर नॉट ओनली ब्रेक द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वाटर ना ही उनके दरमियान जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होते हैं उसको ब्रेक करता है, बल्कि हाइड्राइड भी करता है उनके फ्री आयंस को। इन द प्रोसेस ऑफ हाइड्रेशन वाटर मॉलिक्यूल सराउंड, हाइड्रेशन के प्रोसेस में क्या होता है, वाटर मॉलिक्यूल सराउंड करता है और इंटरेक्ट करता है आयंस के साथ। अब ये मैं आपको लाइंस जो हैं वो इस एग्जांपल से समझाती हूँ। हमारे पास एक कंपाउंड है NaCl, ऑपोजिटली चार्ज है, एक के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, दूसरे के ऊपर नेगेटिव। इस कंपाउंड को जब हम वाटर में डालते हैं तो ये वाटर में किस तरह सोल्यूबल होगा, इनके दरमियान जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ये ब्रेक हो जाएगी, टूट जाएगी, ये आयन अलग हो जाएगा और ये आयन अलग हो जाएगा। ये सोडियम का आयन अलग और ये प्लस के बाद क्लोरीन का आयन अलग हो गया। अब उन्होंने क्या कहा कि ये हाइड्रेशन करते हैं आयंस की, और नीचे बताया हाइड्रेशन का प्रोसेस का क्या मतलब है कि वाटर मॉलिक्यूल सराउंड कर लेते हैं इन आयंस को। अब हमारे पास ये एक सोडियम का आयन था, सोडियम के ऊपर था पॉजिटिव चार्ज, अब इसको हर साइड से आके वाटर के मॉलिक्यूल्स ने सराउंड करना है। तो वाटर में जो H है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, जो ऑक्सीजन होती है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। सोडियम हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है, तो जो भी वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो अपनी ऑक्सीजन के साथ इस सोडियम के साथ इंटरेक्ट करना शुरू कर देंगे। दूसरे साइड पे हमारे पास क्लोरीन है, क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो इसके सराउंड जो वाटर मॉलिक्यूल आएंगे वो हाइड्रोजन के साथ आके इंटरेक्ट करेंगे, क्योंकि हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है क्यों, और क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, तो ऑपोजिटली चार्ज फोर्सेस ने आपस में अट्रैक्ट करना है ना। अगर सेम चार्ज होगा तो वो रिपेल कर देंगे। आयनिक कंपाउंड्स इन एक्वस सोल्यूशन आल्सो कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, आयनिक कंपाउंड जब एक्वस सोल्यूशन में होते हैं तब भी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकते हैं, क्योंकि इनके पास फ्री आयंस होते हैं और वो इलेक्ट्रोड्स की तरफ मूव कर सकते हैं। आयंस जब इलेक्ट्रोड्स की तरफ मूव करते हैं, इसका क्या मतलब कि
एक इलेक्ट्रोड है हमारे पास, समझे, उसका जो चार्ज है वो है नेगेटिव चार्ज, तो जो भी पॉजिटिव चार्ज वाले फ्री आयंस होंगे वो आके उस इलेक्ट्रोड के साथ जुड़ना शुरू हो जाएंगे। जब आयंस की क्या मूवमेंट हुई है तो इलेक्ट्रिसिटी ने तो कंडक्ट होना ही होना है। आयनिक कंपाउंड्स जनरली रिएक्ट इन एक्वस सॉल्यूशन। आयनिक कंपाउंड एक्वस सॉल्यूशन में, आयनिक कंपाउंड्स के अब हम सॉल्यूशन की बात करें कि वाटर में एक्वस सॉल्यूशन में ये किस तरह रिएक्ट करते हैं। जब हम दो सॉल्यूशन लेंगे आयनिक कंपाउंड से, एक कंपाउंड का सॉल्यूशन अलग लेंगे, दूसरे कंपाउंड का सॉल्यूशन अलग लेंगे। द पॉजिटिव आयन ऑफ वन कंपाउंड, एक कंपाउंड का जो पॉजिटिव आयन वाले जब हम सॉल्यूशन लेंगे तो उसका क्या मतलब है कि जब वो वाटर में सोल्यूबल हो उसके आयन सेपरेट हो गए। जब आयन सेपरेट होंगे तो वो ये कह रहे हैं कि एक कंपाउंड के जो पॉजिटिव वाले आयन्स हैं वो इंटरेक्ट करेंगे नेगेटिव आयन से दूसरे कंपाउंड। मैं आपको इस चीज को इस एग्जांपल के साथ समझाती हूँ। ये हमारे पास NaCl एक पूरा कंपाउंड है, ये AgNO3 ये पूरा कंपाउंड। NaCl जब वाटर में सोल्यूबल हुआ, इसका सोडियम और क्लोराइड दोनों आयन अलग अलग हो गए। AgNO3 जब ये वाटर में सोल्यूबल हुआ, Ag पॉजिटिव अलग हो गया, NO3 नेगेटिव अलग हो गया। अब वाटर में सोल्यूबल होने से क्या हुआ, इन सब के आयन्स फ्री हो गए। और ये कह रहे हैं कि किसी भी एक कंपाउंड का पॉजिटिव आयन दूसरे कंपाउंड के नेगेटिव आयन के साथ जाके रिएक्ट कर लेता है। ये AgNO3 कंपाउंड था, उसका हमने Ag पॉजिटिव लिया और NaCl कंपाउंड का हमने क्लोरीन लिया। ये हमारे पास ये क्या बन गया, सिल्वर क्लोराइड AgCl। Na पॉजिटिव उसको हमने वैसे लिख दिया, NO3 नेगेटिव उसको भी हमने वैसे लिख दिया। ये दोनों आयन वैसे के वैसे रह गए और इन दोनों आयन्स ने आपस में सिल्वर क्लोराइड बना लिया। अब सिल्वर क्लोराइड का वो क्या कह रहे हैं, सिल्वर क्लोराइड जो होता है ना, ये व्हाइट प्रेसिपिटेट होता है। जब ये एक्वस सॉल्यूशन के फॉर्म में होता है तो ये तो आयन्स होते हैं, ये जो AgCl है ना, ये एक शेप इख्तियार कर लेता है। हम इसको कहते हैं कि ये व्हाइट से फॉर्म में हमें नजर आना शुरू हो जाता है, ये व्हाइट प्रेसिपिटेट्स बना लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड इन विच द एटम्स आर कोवेलेंटली बॉन्डेड। वो एलिमेंट्स और कंपाउंड जिनमें एटम कोवेलेंटली बॉन्डेड होते हैं। कोवेलेंट बॉन्ड का हमने पढ़ा था, ये कैसे बनता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है। इलेक्ट्रॉन जब आपस में शेयर करते हैं तो वो वाला जो बॉन्ड होता है वो कोवेलेंट बॉन्ड होता है। बिहेव वेरी डिफरेंटली फ्रॉम आयनिक कंपाउंड। कोवेलेंटली बॉन्ड जो कंपाउंड है उनका आयनिक कंपाउंड से बिहेवियर टोटली चेंज होता है। एलिमेंट्स प्रेजेंट एट द राइट साइड ऑफ द पीरियोडिक टेबल एग्जिस्ट एज कोवेलेंटली बॉन्डेड डायएटॉमिक मॉलिक्यूल एक्सेप्ट इनर्ट गैसेस। फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन डायएटॉमिक मॉलिक्यूल हो गया ना, नाइट्रोजन जब अपने ही एक दूसरे एटम नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करेगा, N2 बनाएगा, तो हम ये कहेंगे डायएटॉमिक मॉलिक्यूल। ऑक्सीजन O2 फ्लोरीन F2 क्लोरीन Cl2, ये डायएटॉमिक मॉलिक्यूल जो है राइट साइड पे ये कोवेलेंटली बॉन्डेड होते हैं सिवाय इनर्ट गैसेस के। ड्यू टू वेरी वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देयर मॉलिक्यूल्स, इन मॉलिक्यूल्स के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जब वीक होगी तो इनकी डेंसिटी और इनका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो लो होगा। और अगर ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग होती तो इनका बॉइलिंग मेल्टिंग पॉइंट हाई होना था, इनकी डेंसिटी भी हाई होनी थी। ब्रोमीन जो है वो वोलेटाइल फ्यूमिंग लिक्विड के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। फ्यूमिंग लिक्विड हम किसको कहते हैं, फ्यूमिंग लिक्विड जो है ना वो इस तरह होता है कि जब हम इन लिक्विड्स को रिएक्ट करवाते हैं या इनके साथ कोई रिएक्शन करते हैं तो इस तरह का फ्यूम्स जो व्हाइट से कलर का धुआं सा निकलता है, इसको हम कहते हैं कि ये क्या है, ये फ्यूम्स हैं। तो ब्रोमीन जो है वो फ्यूमिंग लिक्विड के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। वाइल एलिमेंट्स लाइक कार्बन फॉस्फोरस सल्फ्यूरिक एसिड एज कोवेलेंट सॉलिड, और कार्बन फॉस्फोरस और जो सल्फर है वो कोवेलेंट सॉलिड के तौर पे, ब्रोमीन जो है वो फ्यूमिंग लिक्विड के तौर पे एग्जिस्ट करता है और ये जो बाकी हैं ये सॉलिड के फॉर्म में होते हैं। ऑल दी सॉलिड एलिमेंट एग्जिस्ट बोथ इन अमॉर्फस एंड क्रिस्टलाइन सॉलिड, और ये सॉलिड्स भी दो फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, या वो अमॉर्फस होते हैं या क्रिस्टलाइन फॉर्म में होते हैं। क्रिस्टलाइन फॉर्म ये वाली फॉर्म होती है हमारे पास। क्रिस्टलाइन फॉर्म में क्या होता है कि एलिमेंट्स हैं उनके जो है वो इस तरह एक अरेंजमेंट के साथ जुड़े हुए होते हैं, एक रिपीटिंग अरेंजमेंट के साथ वो हेल्ड किए होते हैं एक दूसरे को। जिस तरह इसमें 3 है, नेक्स्ट लेयर में 4 है, फिर 3 है, फिर 4 है, और अब ये लेयर ऐसे ही चलती जाएगी 3 4 3 4। रिपीटिंग लेयर होती है इनकी, एक अरेंज्ड रिपीटिंग लेयर के फॉर्म में क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं। और अमॉर्फस सॉलिड्स जो होते हैं वो किसी उनकी कोई यूनिक अरेंजमेंट नहीं होती, अरेंजमेंट का कोई थोड़ा सा पार्ट भी रिपीट हो रहा होता है। जिस तरह अब ये स्क्वायर बना है, इसके बाद दोबारा कहीं पे भी स्क्वायर नहीं बना, यहाँ पे कहीं जाके ये स्क्वायर नहीं बना। अब यहाँ पे ये इस तरह का था, 4 एलिमेंट्स जब ज्वाइन हुए तो इस तरह का बता, अब यहाँ पे 4 एलिमेंट्स जब ज्वाइन हुए तो वो इस तरह का बन रहा है। मतलब इनकी अगर कोई एक स्ट्रक्चर बना है तो वो बार बार रिपीट नहीं होता। क्रिस्टलाइन जो है वो इनकी यूनिक अरेंजमेंट होती है, वो इसी तरह अपने रिपीटिंग यूनिट्स की तरह फिर
अपने सॉलिड्स को लॉन्ग चेन बनाते जाते हैं। अमोर्फस सॉलिड के इस तरह कोई रिपीटिंग यूनिट नहीं होता जिसके वो लॉन्ग चेन बनाते जाएं, वो बस अपनी ही तरफ से कभी कोई कहीं से जुड़ रहा है, कोई कहीं से जुड़ रहा है, कोई कहीं से जुड़ रहा है, तो इरेगुलर सा जो है ये स्ट्रक्चर होता है अमोर्फस सॉलिड्स का। हमने यहाँ पे कार्बन के 2-3 फॉर्म पढ़नी है। पहली है हमारे पास है कोल। कोल जो है ये अमोर्फस फॉर्म में होती है। अमोर्फस मतलब इरेगुलर फॉर्म में होती है कार्बन की, लेकिन जो डायमंड और ग्रेफाइट है वो क्रिस्टलाइन फॉर्म में होते हैं। इनके एक का यूनिक पैटर्न होता है। कोल जो है वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेटिंग प्लांट में फ्यूल के तौर पे यूज होती है। और अब हम डायमंड को देखेंगे, ईच कार्बन एटम इज सराउंडेड बाय 4 अदर कार्बन एटम्स लिंक्ड टुगेदर। एक कार्बन डायमंड में क्या होता है कि जो एक कार्बन एटम है वो अपने साथ 4 और कार्बन एटम्स को साथ जुड़ा हुआ होता है और इनके दरमियान स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड होता है। स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड होता है जिसकी वजह से इनका स्ट्रक्चर रिजिड होता है। डायमंड इज द हार्डेस्ट थिंग ऑन दिस प्लैनेट। डायमंड इस प्लैनेट पे सबसे हार्डेस्ट चीज है क्योंकि इनका कोवेलेंट बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। ये कहाँ इस्तेमाल होता है? कटिंग में इस्तेमाल होता है, पॉलिशिंग में इस्तेमाल होता है, ड्रिलिंग टूल के तौर पर भी इस्तेमाल होता है। फिर आगे हमारे पास कार्बन की एक और फॉर्म है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट में क्या होता है? ग्रेफाइट कंसिस्ट ऑफ अ लेयर स्ट्रक्चर। ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर लेयर होता है मेड अ हेक्सागोनल रिंग ऑफ कार्बन। कार्बन के हेक्सागोनल रिंग बने होते हैं। हेक्सागोनल रिंग, हेक्सा मींस होता है 6। यहाँ पे हमारे पास जो स्ट्रक्चर था 1 2 3 4 5 6, ये हेक्सागोनल था, ठीक है। अब ये हेक्सागोनल स्ट्रक्चर है, ये एक हेक्सागोनल दूसरे से जुड़ा हुआ है, दूसरा तीसरे से जुड़ा हुआ है। फिर एक अलग लेयर बनी है उसमें 4 जुड़े हुए हैं, फिर तीसरी लेयर उसमें 3 है, फिर एक लेयर उसमें 4 है। तो ये हेक्सागोनल स्ट्रक्चर, एक तो ये लेयर्ड फॉर्म भी हो गई और दूसरा ये हेक्सागोनल स्ट्रक्चर भी हो गए। लेयर्स आर नॉट बाउंडेड स्ट्रॉन्गली। इनके लेयर्स जो है वो स्ट्रॉन्गली बाउंड नहीं होती। दे कैन स्लिप पास्ट ईच अदर। वो एक को स्लिप करके जगह चेंज कर सकती हैं। हमने पहले भी ये स्लिप वाली बात पढ़ी हुई है कि वो इस तरह लेयर फॉर्म में होती हैं और फिर क्या होता है कि अगर हम उनको हिट करें तो वो ऊपर वाली जो लेयर होती है वो स्लिप होकर थोड़ी सी आगे चली जाती है पिछली वाली से। ग्रेफाइट इज यूज्ड एज अ लुब्रिकेंट इन इंडस्ट्री। इंडस्ट्री में ये लुब्रिकेशन वगैरह के लिए यूज होता है ग्रेफाइट। फर्दर दिस लेयर इन ग्रेफाइट है मोबाइल इलेक्ट्रॉन इन बिटवीन देम। ग्रेफाइट के लेयर में क्या होते हैं? फ्री मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और जब फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो क्या होगी? कंडक्शन अच्छी होगी किस चीज की? इलेक्ट्रिसिटी की। फ्री इलेक्ट्रॉन्स मीन इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टिविटी गुड है। एंड इट आल्सो यूजेस इलेक्ट्रोड। ग्रेफाइट को हम इलेक्ट्रोड के तौर पे भी यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है बाइनरी कोवेलेंट कंपाउंड जनरली एग्जिस्ट एट लो टेम्परेचर बॉइलिंग गैसेस एक्सेप्ट वाटर। जो बाइनरी कोवेलेंट कंपाउंड है वो लो टेम्परेचर बॉइलिंग गैसेस के तौर पर एग्जिस्ट करते हैं एक्सेप्ट वाटर। उसमें कौन कौन से आ जाते हैं? मीथेन, अमोनिया, हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन क्लोराइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड। ये सारे क्या है? बाइनरी कोवेलेंट कंपाउंड्स हैं। वाटर एंड हाइड्रोजन फ्लोराइड ऑन द अदर हैंड आर लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। यहाँ पे हमने इनको पढ़ा था कि जो बाइनरी कोवेलेंट कंपाउंड है वो लो टेम्परेचर पे बॉइलिंग गैसेस के तौर पे एग्जिस्ट करती हैं और वाटर और जो हाइड्रोजन फ्लोराइड है वो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। लिक्विड वाटर हैज हाई बॉइलिंग पॉइंट बिकॉज स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस प्रेजेंट बिटवीन इट्स मॉलिक्यूल। वाटर का जब हमने हाइड्रोजन बॉन्डिंग पढ़ी है तब भी हमने पढ़ा है कि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्यों हाई होता है? क्योंकि उसके इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रॉन्ग होती हैं। कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स लाइक हाइड्रोजन क्लोराइड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड आयोनाइज कंप्लीटली इन वाटर बिहेविंग एज वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड। हमारे पास ये वाले जो कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स हैं वाटर में इजिली आयोनाइज हो जाते हैं, कंप्लीट आयोनाइज हो जाता है इनको और ये स्ट्रॉन्ग एसिड के तौर पे बिहेव करते हैं। जिस तरह हमारे पास है हाइड्रोजन क्लोराइड, तो ये वाटर में कम्प्लीटली आयनाइज हो जाएगा, H पॉजिटिव। हाइड्रोजन का आयन अलग हो जाएगा, क्लोरीन का कम्प्लीटली अलग हो जाएगा। फिर है हमारे पास H2SO4, इसमें भी यही होगा कि हाइड्रोजन के जो 2 आयन से वो अलग हो जाएंगे, SO4 के ऊपर 2 नेगेटिव का चार्ज आएगा, ये भी एक अलग आयन बन जाएगा और ये अलग आयन बन जाएगा। अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस जो हमारा चैप्टर नंबर 3 था वो कम्प्लीट हो चुका है।